क्या हो सकती हैं, और क्या क्या उसकी टाइप्स होती हैं। ये सारा टॉपिक आज जो है वो डिस्कस करेंगे। ये 2 या 3 पार्ट्स पे होगा। सो उसका कुछ पार्ट आज देखेंगे और इसी तरह कुछ पार्ट जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर हम सिक्योरिटीज के हवाले से बात करें तो देखें, जब सिक्योरिटी दी जाती है ऑब्वियसली वो एसेट के ऊपर होगी। एसेट मीन्स कि अगर कोई चीज हमारा एसेट है तो हम उसी को एज अ सिक्योरिटी दे सकते हैं। अगर किसी लाइबिलिटी को नहीं दे सकते, जैसे एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास आप अगर उसकी बैलेंस शीट देखें तो एक साइड पे हमारे पास एसेट्स मौजूद होते हैं और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज मौजूद होती हैं। सो एसेट वो आइटम्स होते हैं जो आने वाले वक्त में हमें फायदा देते हैं या दे सकते हैं। ऑन द अदर साइड लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमें किसी ना किसी वक्त पे ऑफ करनी होती हैं। दैट मींस दे आर अवर ऑब्लिगेशंस। तो लाइबिलिटी जो कि ऑलरेडी एक ऑब्लिगेशन है, हम उसको एज अ सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी किसी को पे करनी है। तो उन्हीं को सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रखा जा सकता। जिसकी एक बड़ी एग्जांपल आप शेयर्स ले सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, मेरे लिए या आपके लिए, लेट से हमने कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हमारे लिए वो एसेट है। लेकिन कंपनी के लिए वो लाइबिलिटीज हैं, बिकॉज कंपनी ने कैपिटल लिया हुआ है लोगों से। कंपनी ने उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे आके वापस करना होगा। दैट मीन्स जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो कंपनी उसको वापस करती है। तो ऐसी चीजें जो कि ऑलरेडी एक लाइबिलिटी है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसको एज अ सिक्योरिटी नहीं दे सकती। सो पहली चीज दैट वी नीड टू क्लियर इज that whatever we will give as a security they should be our assets, and vice versa। अगर आप डेट देने के परस्पेक्टिव से बात करें, लेट्स से यू आर बैंकर, अब कोई आपको सिक्योरिटी दे रहा होगा, सो यू नीड टू मेक श्योर that the person or the company who is providing you the security, it should be asset of the company or institution। तो एसेट की ब्रॉडली 2 टाइप्स जो है वो हम देखते हैं। है इसको हम डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। एसेट को करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी तरह एसेट को मूवेबल और इमूवेबल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने क्योंकि सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से करना है, सो मैंने यहाँ पे मूवेबल एंड इमूवेबल के परस्पेक्टिव से एसेट्स को डिवाइड किया। मूवेबल आइटम्स, यू ऑलरेडी नो, वो आइटम्स या वो एसेट्स होते हैं जो दैट वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हैं, बुक डेट्स हैं, कार है, कैश है, मतलब ऐसी तमाम चीजें दैट यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कॉल देम एज दे आर आवर मूवेबल एसेट्स। चाहे वो करंट हैं, चाहे वो फिक्स्ड हैं, बट दे आर मूवेबल। On the other side, we have immovable assets as well. For example, those assets which cannot be moved from one place to another. For example, we have land and building, we have factory। मतलब ऐसी चीजें जो कि फिक्स्ड हैं, जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जमीन है, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, कोई बिल्डिंग है। दोज एसेट्स आर कॉल्ड इमूवेबल एसेट्स। अब जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो टेक्निकली बीइंग द बैंकिंग स्टूडेंट्स और बीइंग द लीड स्टूडेंट्स और बीइंग स्टूडेंट ऑफ बीबीए, हम उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं मूवेबल को हाइपोथिकेशन और प्लेज पे। जनरली अगर हम आप किसी से बात करें और आप उसे कहें कि मुझे कोई चीज सिक्योरिटी में देनी है, तो आपके साथ जो वर्ड यूज करते हैं वो मॉर्टगेज का करता है। मैंने ये मॉर्टगेज कराया हुआ है, मैंने बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ है। लेकिन जब हम उसकी टेक्निकलिटी में जाते हैं तो हम इस पूरी सिनेरियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दैट आइदर वी गिव सिक्योरिटी एज हाइपोथिकेशन, सेकंड एज अ प्लेज, एंड थर्ड एज अ मॉर्टगेज, एंड फोर्थ एज अ लियन। ठीक है, सो हम यहाँ पे बेसिकली पहले मूवेबल एसेट्स के हवाले से बात करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इमूवेबल एसेट्स के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे एसेट्स जो आप सिक्योरिटी के तौर पे दें या लें, बीइंग बैंकर आप सिक्योरिटी के तौर पे लेंगे, और बीइंग द पर्सन, बीइंग अ कंपनी ऑफिशियल क्या आप लीज ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप सिक्योरिटी के तौर पे देंगे। सो ऐसे एसेट्स जो फर्स्टली मूवेबल हैं,
और आप उनको सिक्योरिटी के तौर पे देंगे तो हम उसको कहेंगे आइदर इट्स अ हाइपोथिकेशन और अ प्लेज। हाइपोथिकेशन क्या है, प्लेज क्या है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, बट आइदर इट इज हाइपोथिकेशन और अ प्लेज। सो जब भी किसी मूवेबल एसेट की बात आएगी, जब भी किसी मूवेबल सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे इट्स आइदर हाइपोथिकेशन और प्लेज। सो अब वन बाय वन देखते हैं कि हाइपोथिकेशन क्या है और फिर देखेंगे प्लेज क्या है। Hypothecation occurs when an asset is pledged to as collateral to secure a loan. Obviously जब कोई सिक्योरिटी दी जा रही है, the purpose is to secure the loan. मैं अगर बैंक से 5 million लोन लेता हूँ, बैंक ऑब्वियसली विल आस्क अ सर्टेन एसेट, अ सर्टेन सिक्योरिटी, कि अगर मैं बैंक को वो पैसे वापस ना कर सका तो बैंक कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई एसेट उसके पास होना चाहिए जिसको बेच के वो अपने पैसे रिकवर कर सके। सो हाइपोथिकेशन कब है, जब मैं कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई ऐसा एसेट बैंक को दे रहा हूँ, कोई ऐसा मूवेबल एसेट बैंक को दे रहा हूँ जो लोन ना देने की सूरत में बैंक उसको सेल कर सकता है। The owner of the estate does not give up title, possession, or ownership rights such as income generated by the estate. However, the lender can seize the estate if the terms of the agreement are not met. So, what is a hypothecation? Hypothecation पहले जो उसकी characteristic है, that the asset which is being given as a security is movable. Number one. Number two, देखें किसी भी एसेट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, एक उसका पोजेशन होता है, एक उसकी ओनरशिप होती है। ओनरशिप का मतलब है मलकियत। फॉर एग्जांपल मैं एक घर ओन करता हूँ, मेरा एक घर है, तो मैं कहता हूँ द ओनरशिप इज विद मी। और अगर उसमें रह भी मैं खुद रहा हूँ, दैट मीन्स पोजेशन भी मेरे पास है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास उसकी ओनरशिप है और मैंने वो घर रेंट पे दे दिया है, नाउ आई हैव द ओनरशिप बट द पोजेशन इज विद समवन एल्स, ठीक है। सो ये क्लियर कर लें, ओनरशिप और पोजेशन ये दो चीजों की बेस के ऊपर हम जज करेंगे आइदर इट इज हाइपोथिकेशन और प्लेज। सो अगर ऐसा एसेट, ऐसी सिक्योरिटी जिसकी ओनरशिप और जिसका पोजेशन दोनों बोरोवर के पास ही मौजूद रहेंगे, यानी कि ऑनर के पास ही मौजूद रहेंगे, तो ऐसी सिक्योरिटी को हम हाइपोथिकेशन कहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई इंडिविजुअल या कंपनी बोरो कर रही है, बैंक से लोन ले रही है और जो भी एसेट एज अ सिक्योरिटी दे रही है, अगर वो मूवेबल है, नंबर वन। नंबर टू, उसकी ऑनरशिप के साथ साथ, ऑनरशिप तो होनी ही चाहिए क्योंकि एसेट की अगर ऑनरशिप किसी और की है तो फिर बैंक को सिक्योरिटी रखने का क्या फायदा। तो ऑनरशिप तो है ही है, प्लस उसका पोजेशन भी बैंक, सॉरी, बोरोवर के पास रहेगा। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगी जिसमें बैंक या जो भी लेंडर है वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि अगर लोन वापस ना किया गया, या अगर पैसे वापस ना किए गए, या अगर टर्म्स फुलफिल ना की गई, तो एसेट को बेचा जा सकता है, ये राइट बैंक के पास मौजूद रहेगा। लेकिन ना तो ओनरशिप बैंक के पास या लेंडर के पास जाएगी और ना ही पोजेशन बैंक या लेंडर के पास जाएगा, तो ऐसी सिक्योरिटी को हम हाइपोथिकेशन कहते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें, फिर मैं आपको फर्दर एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। Okay, let's take an example that we have a textile mill. टेक्सटाइल मिल की जो रॉ मटेरियल होता है, दैट इज कॉटन बेल्स। अब अगर लेट्स से टेक्सटाइल मिल कपड़ा बनाती है, तो उसके प्रोसेस में जो चीज़ें शामिल होती हैं, सबसे पहले उसको जो रिक्वायर है दैट इज कॉटन बेल्स। वो कॉटन बेल लेती है, उस कॉटन बेल को जिनिंग के थ्रू जो है प्रोसेस करती है, फिर उसके बाद उसे यान या धागा बनाते हैं, धागे के बाद उससे शीट बनती है, शीट के बाद उसकी फिनिशिंग, कटिंग, डाइंग होती है, और फिर एंड पे कोई गारमेंट्स बनते हैं या स्टिच होता है। तो अगर टेक्सटाइल मिल के पास पैसा मौजूद नहीं है कॉटन बेल खरीदने के लिए, तो इसका मतलब है कॉटन फैक्ट्री आगे नहीं चल सकती या मिल आगे नहीं चल सकती। ऐसी सूरत में
the company or the factory or the mill goes to the bank for getting some loan so that it can buy cotton bales and then can process it to yarn and then the garments. तो जब भी कोई फैक्ट्री बैंक के पास जाएगी लोन लेने ताकि वो कॉटन बेल खरीद सके, तो ऑब्वियसली बैंक विल डिमांड सर्टेन सिक्योरिटीज. वी जस्ट टेक एन एग्जांपल कि जो सिक्योरिटी मिल देती है दैट इज स्टॉक्स और बुक डेट्स. कि अगर हम लोन लेंगे तो हम आपको स्टॉक्स एज अ सिक्योरिटी देंगे और साथ में बुक डेट्स का मतलब रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, वो एज अ सिक्योरिटी देंगे. अब आप देखेंगे ये दोनों मूवेबल आइटम्स हैं, दोनों एसेट्स हैं, दोनों मूवेबल हैं. अब थर्ड थिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड वाज पोजेशन. अब अगर बैंक लोन देता है फैक्ट्री को और फैक्ट्री उससे कॉटन बेल खरीद के, कॉटन बेल ही बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे दे देती है और उसका पोजेशन भी दे देती है, तो फिर फायदा क्या लोन लेने का. मतलब एक चीज खरीदी और उसका पोजेशन ही बैंक को दे दिया, तो फिर कॉटन बेल्स तो फिर से मौजूद नहीं रही, तो धागा कैसे बनेगा, आगे गारमेंट्स कैसे बनेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी या फैक्ट्री दे हैव एन अरेंजमेंट कि हम कॉटन बेल्स खरीदेंगे आपके पैसों से या बैंक के पैसों से, और फिर उस कॉटन बेल को प्रोसेस करेंगे, सो उसका पोजेशन हमारे पास ही रहेगा, यानी कि फैक्ट्री के पास रहेगा, बोरोवर के पास रहेगा. देन द फैक्ट्री एक्चुअली प्रोसेस दैट कॉटन बेल्स, वो उसे धागा बनाती है, फिर धागे से कपड़ा बनाती है. नाउ दिस इज फॉर श्योर कि कॉटन बेल की जो वर्थ थी वो नेक्स्ट प्रोसेस में अगर कोई चीज जा रही है तो उससे कम होगी, यानी कि कॉटन बेल की कीमत धागे से कम होगी क्योंकि उसके ऊपर वैल्यू ऐड कर दी गई, उसको प्रोसेस कर दिया गया, उससे एक नई चीज बना दी गई. जैसे कागज है, कागज की वर्थ से किताब की वर्थ जो है वो ज्यादा है या रजिस्टर की वर्थ ज्यादा है. जब आपने या इसी तरह आप कोई भी रॉ मटेरियल ले लें, जब उसको आप प्रोसेस करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेज आ रही है, जो नेक्स्ट चीज बन रही है, उसकी वर्थ ज्यादा होगी. तो इसी तरह कॉटन बेल से धागा बनता है, धागे की वर्थ ज्यादा हो गई. फिर धागे से कपड़ा बना तो कपड़े की वर्थ मजीद ज्यादा हो गई. फिर उससे कोई गारमेंट्स कपड़ा स्टिच हो गया, शर्ट बन गई, ट्राउजर बन गया, उसकी वर्थ ज्यादा हो गई. तो बैंक जो सिक्योरिटी लेता है वो पूरे स्टॉक्स पे लेता है, फिर सिर्फ कॉटन पे नहीं लेता. ठीक है, अब स्टॉक्स के अंदर आपको पता है दो तीन चीजें, रॉ मटेरियल भी स्टॉक्स में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हम कहते हैं स्टॉक में है, फिनिश प्रोडक्ट भी स्टॉक में आती है. अगर आप बैलेंस शीट की नोट टू द अकाउंट्स में जाए तो स्टॉक की जो फर्दर एलेबोरेशन होती है उसमें डिवीजन हुई होती है कि कितना मटेरियल या कितना स्टॉक अभी हमारा रॉ मटेरियल के तौर पे अवेलेबल है, कितना स्टॉक जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में मौजूद है, कितना स्टॉक ऐसा मौजूद है जो हम बना चुके हैं लेकिन अभी सेल नहीं हुआ, सो वो फिनिश गुड के तौर पे पड़ा. सो इस तरीके से बैंक अपने लोन को सिक्योर करता है. तो अब मैं इस पूरी बात को समराइज कर रहा हूँ. ऐसी सिक्योरिटी, ऐसा एसेट जो सिक्योरिटी के तौर पर दिया जा रहा है, फर्स्टली दैट इज मूवेबल, एंड सेकेंडली द ओनरशिप as well as the possession of the security or the asset, it remains with the borrower. That kind of security is called hypothecation. However, अगर जो बोरोवर है या जिसने लोन लिया है, अगर वो टर्म्स पूरे ना करे, यानी कि रीपेमेंट ना करे, टाइमली रीपेमेंट ना करे, या इंटरेस्ट ना दे, या प्रिंसिपल वापस ना दे, तो ऐसी सूरत में लेंडर के पास या जिसने पैसे दिए हैं, लोन दिया है, उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर वो चाहे तो उस सिक्योरिटी को सेल कर सकता है. ठीक है, सो इस पूरी सिक्योरिटी को हम हाइपोथिकेशन कहते हैं. नाउ आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हाइपोथिकेशन के वक्त हमें देखनी है या देखनी चाहिए. सो दे आर स्टेप्स टेकन टू फॉर्मलाइज द हाइपोथिकेशन अरेंजमेंट. दैट मीन्स कि सिर्फ हाइपोथिकेशन कहने से तो नहीं होगा. मतलब फैक्ट्री वाला कह रहा है कि यार ठीक है आप हाइपोथिकेशन कर लें और बैंक कहता है ओके, तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, बल्कि देयर विल बी सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट. देयर विल बी सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल गिविंग द हाइपोथिकेशन. सो एक चीज, हाइपोथिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. फिर आप देखें हाइपोथिकेशन कंपैरेटिवली एक वीकर सिक्योरिटी है, कमजोर सिक्योरिटी है. कि आपके पास ना तो बैंक की बात करें, लेंडर के हवाले से बात करें, कि आपके पास उस चीज का पोजेशन ही नहीं है.
तो जब किसी चीज की ओनरशिप भी नहीं है, पोजेशन भी नहीं है, तो और अगर बोरोवर लोन वापस नहीं करता, तो ऐसी सूरत में उस चीज को बेचना, डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद है, इख्तियार मौजूद है कि आप बेच सकते हैं, कि अगर आपका बोरोवर जो है वो लीगल टर्म्स या जो भी उसने आपके साथ कमिटमेंट की थी वो पूरा नहीं कर रहा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्योंकि उस चीज की पोजेशन ही मौजूद नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस चीज को सेल आउट करना। तो इसके हवाले से हमें बहुत सी चीजें जो है वो नोटिस करनी होती है, ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है, जो लोन है, जो भी आपने एडवांस किया हुआ है, वो सिक्योर है। The first thing that is necessary whenever you are taking hypothecation as security, you need to verify the ownership. Verification and valuation should be recorded. Let's say कि जो भी बोरोवर है वो आपको एक सिक्योरिटी के तौर पे कुछ दे रहा है, कोई एसेट ऐसा जो मूवेबल है, तो आपने पहले ये मेक श्योर कर लेना है कि वो उसी के नाम पे है। फॉर एग्जांपल, लोन आपसे मिस्टर ए ले रहा है और जो सिक्योरिटी के तौर पे वो चीज़ दे रहा है वो मिस्टर बी के नाम पे है, तो फिर आप या लेंडर या बैंक उसको बेच नहीं सकता। ऑब्वियसली मिस्टर बी कैन क्लेम कि मैंने तो आपसे लोन ही नहीं लिया, जिसने लोन लिया था ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी उसी ने देनी थी और उसी के नाम पे होती तो आप बेच सकते हो। द फर्स्ट थिंग while taking hypothecation as a security, the what lender should verify is the ownership, कि क्या ये उसी के नाम पे है। सो ओनरशिप भी हो गई, प्लस उसकी वैल्यूएशन। आपको बोरोवर कह रहा है कि जो चीज मैं आपको सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा हूँ, लेट से वो 10 मिलियन की है, तो आप सिर्फ उसके कहने पे तो यकीन नहीं कर सकते। यू नीड टू वैल्यूएट दैट प्रोडक्ट, दैट थिंग, विच दैट एसेट विच ही और शी इज गिविंग यू एज अ सिक्योरिटी। ठीक है। सो वैल्यूएशन, बैंक तो स्पेशलाइज नहीं है वैल्यूएशन के लिए। बैंक तो देखें आप कि बैंक का काम तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल डीलिंग्स है। सो बैंक का काम स्टॉक्स को वैल्यूएट करना नहीं है। बैंक को नहीं पता कि कॉटन बेल कितनी होती है, किस तरह होती है, कितने की होती है। ठीक है। सो इसके लिए फिर बैंक थर्ड पार्टी या जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस किस्म के काम में, उनको पैसे देता है या उनसे एवेल्युएशन करवाता है और फिर उसको रिकॉर्ड करता है, सो दैट अ प्रॉपर ownership verification and the valuation can be recorded। ठीक है। सो अगर लोन लेट से 100 मिलियन का लोन लिया है, तो बैंक उसके ऊपर 125 मिलियन, 130 मिलियन का स्टॉक जो है वो रखेगा, ताकि स्टॉक की वैल्यू कम होती रहती है। जैसे चीनी की प्राइस एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे चीनी की प्राइस मार्केट में 100 रुपये है, किसी दिन 80 रुपये हो जाती है, किसी दिन 110 भी हो सकती है, किसी दिन 60 भी हो सकती है। सो बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए नॉर्मली जितना लोन दिया है उससे ज्यादा की मालियत का स्टॉक सिक्योरिटी के तौर पर रखा है। ठीक है। सो वैल्यूएशन होगी तो ही पता चलेगा ना स्टॉक की वैल्यू क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन द सेकंड, letter of hypothecation duly stamped, signed and verified should be kept on record. Now what is letter of hypothecation? ये वो डॉक्यूमेंट है जिसका मैंने आपको बताया कि बैंक अपने पास साइन करवा के रखता है कि अगर बोरोवर ने पैसा वापस ना किया, तो ऐसी सूरत में बैंक उस सिक्योरिटी को, जिसका पोजेशन भी नहीं है, जिसकी ओनरशिप भी बैंक के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेच सकता है, बोरोवर इस पे साइन करता है। सो दैट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर, that if the terms are not met, if the borrower is not paying back its liabilities, तो जो lender है वो उस सिक्योरिटी को जिसको एज अ हाइपोथिकेशन दिया गया था उसको बेच सकता है। सो दिस लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन should be kept safe and in record. Then, where the borrower is a joint stock company, registration of charge is required with SECP. SECP means Security and Exchange Commission of Pakistan. So ऐसी सिचुएशन जिसमें अगर लोन लेने वाला, अगर जो बोरोवर है दैट इज अ कंपनी, तो जब हम किसी कंपनी से सिक्योरिटी ले रहे हैं, कोई एसेट ले रहे हैं एज अ सिक्योरिटी जिसे हम हाइपोथिकेशन कह रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करवाना, रजिस्टर करवाना, उसकी मेंटेन करना एक प्रॉपर रिकॉर्ड में विद एससीसीपी, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है। क्यों जरूरी है देखें, हम हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी के पास कितना स्टॉक है? हम उसकी बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट ऑडिटेड होगी तो हमें थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा।
एक कंपनी ने स्टॉक लिखे हुए हैं अपनी बैलेंस शीट में, लेट से 100 मिलियन के, और जब वो कंपनी लोन लेने आ रही है तो 200 मिलियन का लोन लेने आ रही है, और आपको कहती है, आप लेट से बैंकर हैं या आप लेंडर हैं, तो आपको कहती है कि 200 मिलियन के स्टॉक्स हम एज अ सिक्योरिटी रखेंगे। सो बीइंग अ बैंकर, बीइंग अ लेंडर, फर्स्ट थिंग दैट यू विल विटनेस इज कि उसकी बैलेंस शीट देखें, इतने तो स्टॉक ही नहीं है उसके पास जितने वो आपको सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा है। उसकी बैलेंस शीट में लिखा है 100 मिलियन के स्टॉक्स हैं, और वो आपको कहता है हम 200 मिलियन के स्टॉक्स आपको एज अ सिक्योरिटी देंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज कि ये इतने स्टॉक सिक्योरिटी के तौर पे दिए ही नहीं जा सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर दूसरी चीज, लेट से कि वो आपको 100 मिलियन के स्टॉक्स उसकी बैलेंस शीट में आ रहे हैं और वो आपको 100 मिलियन के स्टॉक्स ही दे रहा है, तो ये तो नहीं आपको पता कि बाकी बैंक्स को भी शायद उसने यही सिक्योरिटी दी हो। ये भी हो सकता है आप बैंक अल्फला में है फॉर एग्जांपल, वो आपको कहता है 100 मिलियन के स्टॉक्स हम आपको सिक्योरिटी पे देते हैं, उससे पहले उसने एचपीएल से भी लोन लिया हो, उससे पहले उसने नेशनल बैंक से भी लोन लिया हो, और यही स्टॉक्स उनको भी एज अ सिक्योरिटी दी हो। सो दैट मीन्स जब वो डिफॉल्ट करेगा और आप क्लेम करेंगे स्टॉक्स बेचने के लिए, तो दो बैंक मजीद आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में बैंक का लॉस हो सकता है। So, इस सिचुएशन से बचने के लिए जो अगर बोरोवर स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर वो कंपनी है तो उसके ऊपर जैसे ही आप सिक्योरिटी के तौर पे कोई एसेट लेंगे जिसको हम चार्ज कह रहे हैं, चार्ज मींस वी हैव अ चार्ज, वी हैव अ राइट ऑन द एसेट टू सेल इन केस के वो कमिटमेंट पूरी ना करे तो ये पूरा जो चार्ज है, जो पूरी सिचुएशन है, कितनी अमाउंट जो है उसने हाइपोथिकेट करवाई, कितने के एसेट हमें हाइपोथिकेशन में दिए, किस डेट को दिए, किस बैंक को दिए, ये सारा रिकॉर्ड एससीसीपी को देना होता है। दैट मीन्स वेन एवर अ बैंक गिव्स लोन टू सम कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो और कंपनी ने उस पर लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन साइन कर दिया। ये लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन वही जो भी मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि एक एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर, कि अगर बोरोवर ने पैसे वापस ना किए तो लेंडर वो सिक्योरिटी बेच सकता है। वो लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन साइन करने के बाद बोरोवर जब बैंक को देता है या लेंडर को देता है, तो लेंडर वही डॉक्यूमेंट और उसके साथ दो चार डॉक्यूमेंट्स मिला के एससीसीपी में वो जमा करवाते हैं कि हमने इस बोरोवर को लोन दिया था, इसके बदले ये लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन हमारे पास मौजूद है, हमारा चार्ज रजिस्टर करें कि अगर बैंक ने, अगर बोरोवर ने पैसे वापस ना किए तो हम इतने के स्टॉक्स जो है वो बेच सकते हैं, जिस पे एग्री किया है बोरोवर ने, और ये लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन उसका प्रूफ है। ठीक है। सो एसईसीपी जो है वो उसको अपने रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर कर लेता है। उसका फायदा ये होता है कि इन केस द बोरोवर डिफॉल्ट्स और इन केस द कंपनी गेट्स डिफॉल्ट, तो हर कंपनी जो एससीसीपी के पास जब भी रिकॉर्ड होता है उसमें डिफाइंड होता है, गिवन होता है, रिकॉर्ड होता है कि किस बैंक ने पहले लोन दिया था, किसका पहला राइट है। इसको हम रैंकिंग चार्ज कहते हैं, ये भी आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। किसने दूसरे नंबर पे लोन दिया था तो दूसरा राइट किसका है, तीसरे नंबर पे लोन दिया था तो तीसरा राइट किसका है, एंड सो ऑन। ठीक है। सो वेन एवर, ये पॉइंट अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेन एवर और वेयर द बोरो इज अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस रिक्वायर्ड विद एससीसीपी। अगर आप चार्ज नहीं करवाएंगे रजिस्टर, अगर आप एससीसीपी के रिकॉर्ड में उसको नहीं लिखवाएंगे, तो ऐसी सूरत में अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो हो सकता है आपका जो राइट है वो नीचे चला जाए और आपसे पहले उन बैंकों ने जिन्होंने रजिस्टर करवा लिया उनको मिल जाए। और स्टॉक जब बिकेंगे और स्टॉक की वैल्यू लेट से कम है तो आपकी बारी नहीं आएगी। ऑब्वियसली पहले उसको वापस पैसा मिलेगा जिसने पहले लोन दिया था और पहले रजिस्टर करवाया था, तो उसको स्टॉक्स बिक के पैसे मिल गए, फिर दूसरे को, तीसरे को, जब तक आपकी बारी आई तब तक स्टॉक्स खत्म ही हो चुके थे। सो इस सूरत में लेंडर का या बैंक का लॉस हो सकता है। देन स्टॉक स्टेटमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड मंथली बाय द बोरोवर एंड केप्ट ऑन रिकॉर्ड। अब स्टॉक मैंने आपको बताया मुख्तलिफ नौयत का है, रॉ मटेरियल भी स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस भी स्टॉक है, फिनिश गुड भी स्टॉक है। अब पूरे महीने में क्योंकि ये प्रोसेसिंग हो रही है तो स्टॉक की पोजीशन चेंज होती जा रही है, नया रॉ मटेरियल, नई कॉटन बेल्स भी आती जा रही है, नया रॉ मटेरियल भी आता जा रहा है, फिर वो उसे धागा भी बनता जा रहा है, उसे कपड़ा भी बनता जा रहा है। सो मंथली बेस पे ये जो स्टेटमेंट्स है, मंथली बेस पे जो स्टेटमेंट्स हैं इनको
आप कह सकते हैं कि बोरोवर के ऊपर मैंडेटरी है या ऑब्लिगेशन है कि वो लेंडर के साथ शेयर करेगा, और लेंडर को वो इन रिकॉर्ड रखने चाहिए। सो लेंडर को अगर हम बैंक कहें यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि बैंक को बोरोवर से मंथली बेस पे स्टॉक की पोजीशन लेनी है और फिर उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। Then at fifth point we have adequate margin as stipulated in approval must be maintained. Adequate margin means कि अगर एसेट की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली exactly लोन की वैल्यू के बराबर होगी तो फिर बैंक रिस्क में होगा या लेंडर रिस्क में होगा। क्यों रिस्क में होगा? बिकॉज स्टॉक की वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है। बढ़ गई स्टॉक की वैल्यू फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो बेचते हुए पैसा रिकवर नहीं होगा। सो इसके लिए बैंक या लेंडर हमेशा जितना लोन दे रहा है उससे ज्यादा की मालियत का स्टॉक रखता है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। सो लेट से 100 रुपीज का लोन है और बैंक एज अ सिक्योरिटी 125 का एसेट मांगता है, दैट मीन्स वी हैव 25% मार्जिन। ठीक है, सो एडिक्वेट मार्जिन शुड बी मेंटेन्ड कि जितना लोन दिया जा रहा है उससे कुछ परसेंटेज ज्यादा जो है वो सिक्योरिटी एज अ हाइपोथिकेशन सिक्योरिटी रखी जाए, ताकि इन केस ऑफ डिफॉल्ट और इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप और इन केस ऑफ द टर्म्स के वो जब पूरी ना हो तो ऐसी सूरत में बैंक या लेंडर उन उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सके। वी हैव लेस देन 1 मिनट, यहाँ पे मैं आई एम स्टॉपिंग इट। सो इसको दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, फिर आगे फर्दर करते हैं।